गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्लास में हम लोगों ने जो स्टडी किया था, जो अपना टॉपिक स्टार्ट हुआ था लास्ट क्लास में, तो लास्ट क्लास का अपना टॉपिक था आइसोमेरिज्म। और हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया था, एक बार उसको थोड़ा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने स्टडी किया था। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था आइसोमेरिज्म के आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पढ़ी थी हम लोगों ने। तो आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताया था कि आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, पूरे फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक, तो ये डेफिनेशन थी किसकी, आइसोमेरिज्म की। और हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया था वो था CH3 CH2OH CH3O CH3। तो यहाँ पर क्या देखा था हम लोगों ने कि ये जो दो कंपाउंड दिए हुए हैं, इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, आइसोमर्स आ जाएंगे। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो ये पार्ट देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, आइसोमेरिज्म के बाद हम लोगों ने स्टडी किया था टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि आइसोमेरिज्म कितने डिफरेंट टाइप का होता है। तो मैंने आपको बताया था कि आइसोमेरिज्म दो डिफरेंट टाइप का हो जाएगा, कौन कौन सा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक, फिर मैंने आपको इन दोनों की सेपरेट डेफिनेशन बताई थी। क्या डेफिनेशन बताई थी कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या आ जाएगा, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए लेकिन डिफरेंस किसके अंदर आना चाहिए, जो स्ट्रक्चर है कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर डिफरेंट होनी चाहिए। तो उस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। तो हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखे थे वो कौन से एग्जाम्पल थे, CH3 CH2 CH2 CH3 एंड ब्यूटेन, और दूसरा आइसो ब्यूटेन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके सारे के सारे एक ही लाइन में अटैच्ड है, यहाँ पर एक ब्रांचिंग परसेंट है, तो दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई। तो ये क्या आ जाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए, जो कनेक्टिविटी है वो सेम होनी चाहिए। डिफरेंस किसके अंदर होना चाहिए, जो एटम्स या ग्रुप दिए हुए हैं उनका जो अरेंजमेंट है, उनका जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होना चाहिए। और हम लोगों ने जो देखा था, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए थे वो क्या एग्जाम्पल थे, ये एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर लिए थे, ये हुआ। और दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा मॉलिक्यूल जो हमने इसके साथ लिया था वो ये लिया था। ठीक, यहाँ पर मिथाइल के रिलेटिव मिथाइल दिया हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोजन के रिलेटिव हाइड्रोजन दिया हुआ है। 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर क्या होना चाहिए, एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, या फिर जो ग्रुप दिए हुए हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर मिथाइल के रिलेटिव मिथाइल, हाइड्रोजन के रिलेटिव हाइड्रोजन, लेकिन नेक्स्ट मॉलिक्यूल में क्या दिया हुआ है, मिथाइल के रिलेटिव हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के रिलेटिव मिथाइल दिया हुआ। तो रिलेटिव पोजीशन क्या हो गई, कंप्लीटली चेंज हो गई। रिलेटिव पोजीशन चेंज होने की वजह से क्या आ जाएगा, इन दोनों को आप क्या बोलने वाले हो, स्टीरियो आइसोमर्स बोलने वाले हो। क्लियर हुआ पॉइंट। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर क्या डिफरेंस बताया था, कनेक्टिविटी सेम रहेगी, जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंज नहीं आएगा। चेंज किसके अंदर आने वाला है, केवल जो आपके एटम्स या ग्रुप का अरेंजमेंट है उसके अंदर चेंज आएगा।
ओके, तो ये था टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म का बेसिक क्लासिफिकेशन, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, सॉरी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसके बाद का जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसके बाद का क्लासिफिकेशन क्या था? उसके बाद का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेर है, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, उसको आप कितने डिफरेंट वे में क्लासिफाई कर सकते हो। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब मैंने अल्कोहल और इथेनॉल लिया था, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन लिया था, मैंने दोनों को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का नेम दिया, लेकिन अल्कोहल और इथेनॉल के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट था, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम था। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने पर भी मैं आइसोमर बोल रहा हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप सेम होने पर भी मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब कुछ डिफरेंट क्लासिफिकेशन रहा होगा, जिसकी वजह से मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट वाले और फंक्शनल ग्रुप सेम वाले भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं उनको क्लासिफाई किया था। अब टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था, उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कौन सा? चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म एंड लास्ट टोटोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। तो ये मेन 5 डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, सॉरी 5 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोगों को पढ़ना है। तो लास्ट क्लास में चेन आइसोमेरिज्म हम लोग स्टडी कर चुके थे, पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी हम लोग स्टडी कर चुके थे। तो अब जो हम लोगों को फोकस करना है वो किसके ऊपर फोकस करना है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म के ऊपर। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म से पहले एक बात, इन दोनों आइसोमेरिज्म को भी मैं बता देता हूं कि चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या आ जाएगा। तो चेन आइसोमेरिज्म के, हम चेन आइसोमेरिज्म के लिए चेन आइसोमेरिज्म, तो चेन आइसोमेरिज्म के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जो दो कंपाउंड्स हैं, दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और जो मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, यानी कि जो मेन पाथ है, जब आप आयुपैक नेम लिखते हो किसी भी कंपाउंड का, तो आयुपैक नाम लिखते टाइम आप एक मेन पाथ डिसाइड करते हो, मुख्य श्रृंखला डिसाइड करते हो, मेन पाथ। तो उस मेन पाथ के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। अगर मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट आते हैं तो उनको आप क्या बोलने वाले हो? चेन आइसोमर्स बोलने वाले हो। जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था CH3 CH2 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 CH3, ये क्या आ जाएगा? एन पेंटेन। तो यहाँ पर मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5। अब अगर मैं दूसरा आइसोमर्स ड्रॉ करता हूँ, ये आ जाएगा, यहाँ पर मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए? 4। इसी तरह से एक आइसोमर में और बना सकता हूँ, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने आ गए? 3 आ गए। तो यहाँ पर जो पेंटेन है C5H12, जो पेंटेन है, पेंटेन के अंदर जो मैक्सिमम आइसोमर्स आ सकते हैं, स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ केवल, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आ सकते हैं वो कितने आते हैं? आपके 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आते हैं।
और 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में से तीनों क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स हो जाएंगे, क्योंकि तीनों के ही मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या आते हैं, डिफरेंट आते हैं, तो इसलिए तीनों के तीनों क्या आ जाएंगे आपके, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स आएंगे। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड देखा था पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ओके, तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करता हूं, तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको बताया था कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो सेम हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम हो, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो विस्थापित समूह है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो उस टाइप के आइसोमर्स को आप क्या बोलने वाले हो, पोजिशनल आइसोमर्स बोलोगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम होने चाहिए। अगर आपने मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को चेंज कर दिया तो आप उनको पोजिशनल आइसोमर्स नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलने वाले हो आप, चेन आइसोमर्स बोलोगे। तो मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम होने चाहिए, केवल सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन ही डिफरेंट होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट होगी तो वो क्या आ जाएंगे, आपके पोजिशनल आइसोमर्स आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, CH3 CH2 OH, प्रोपेन 1 ऑल, यहां से आप इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हो 1 2 3, प्रोपेन 1 ऑल। OH ग्रुप की पोजीशन 1 पर दी हुई है। दूसरा आइसोमर्स, दूसरा एग्जांपल अगर मैं यहां पर लेता हूं, ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। तो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन आपने क्या कर दिया, हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दी है, तो इसलिए आप इसको क्या बोलने वाले हो, पोजिशनल आइसोमर्स बोलोगे। ठीक, मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को मैंने चेंज नहीं किया है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके सेम होनी चाहिए। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि अगर आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन भी डिफरेंट करके दी हुई है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होने पर भी क्या आ जाएंगे, वो आपके पोजिशनल आइसोमर्स आ जाएंगे। डबल बॉन्ड हो या फिर आपको ट्रिपल बॉन्ड भी दिया हुआ हो सकता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, ब्यूट 2 आइन, और अगर यहां पर मैं इसका दूसरा आइसोमर बनाता हूं, ये आ जाएगा। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कितनी दी हुई है, सेकंड पोजीशन दी हुई है 1 2 3 4, और यहां पर जो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन दी हुई है 1 2 3 4। मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम दिए हुए हैं, लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन यहां पर फर्स्ट दी हुई है और यहां पर सेकंड दी हुई है। तो इस टाइप के आइसोमर्स को भी हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल आइसोमर्स बोलते हैं। अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन डिफरेंट आती है तो क्या हो जाएंगे, पोजिशनल आइसोमर्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इतना स्टडी किया था, तो आज हम आगे मूव करते हैं किसके ऊपर, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के ऊपर हम लोग आज मूव करते हैं। ओके, तो यहां पर थर्ड पार्ट आता है क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फिर से वही पार्ट में बार बार आपको बोल रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्ट का जो नाम होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उस नाम के अंदर ही पूरा कंसेप्ट छिपा हुआ होता है। यहाँ पर बोला हुआ है क्या,
फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसका मतलब अभी जो हम स्टडी करने वाले हैं, जो इस आइसोमेरिज्म के अंदर हम स्टडी करेंगे, उसमें क्या आना चाहिए, जो फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड ही आइसोमेरिज्म की आने वाला है। जो भी आइसोमेरिज्म के अंदर वेरिएशन आएगा, जो भी चेंजेस आने वाला है, वो किससे रिलेटेड होगा, फंक्शनल ग्रुप से ही रिलेटेड होने वाला है। पूरी आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप से ही रिलेटेड आने वाली है। तो अब यहाँ पर हम चेक करते हैं इसकी, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिक compounds having same molecular formula। आइसोमेरिज्म के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना ही ज़रूरी है। सबसे पहली कंडीशन यही है। अगर आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज कर दिया तो आप उनको आइसोमर्स नहीं बोलने वाले हो, चाहे वो आपका चेन डिफरेंट आ रही हो, पोजीशन डिफरेंट हो रही हो, कुछ भी डिफरेंट हो रहा हो। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो भूल जाओ कि वो कभी आइसोमर्स होने वाले हैं, कभी भी आइसोमर्स आप उनको नहीं बोलने वाले। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different functional group are called functional isomers। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, डिफरेंस किसके अंदर आएगा, फंक्शनल ग्रुप के अंदर डिफरेंस आएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर डिफरेंस आता है तो उसको आप क्या बोलने वाले हो, फंक्शनल आइसोमर्स बोलने वाले हो। और जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को आप क्या बोलने वाले हो, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलने वाले हो। क्लियर। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। जो एग्जांपल हमने सबसे शुरू में लिया था, उस एग्जांपल को ही अगर हम यहाँ पर रिपीट करते हैं तो क्या आ जाएगा, जैसे CH3 CH2OH इथेनॉल और आपका यहां पर क्या आ गया, ईथर। तो अल्कोहल एंड ईथर ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। यहां पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल दिया हुआ है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप ईथर दिया हुआ है। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप आपके दोनों मॉलिक्यूल के अंदर, दोनों कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो आप क्या बोलने वाले हो, इनको फंक्शनल आइसोमर्स बोलने वाले हो। ठीक इसी तरह से मैं और भी ले सकता हूं, जैसे प्रोपेनल दिया हुआ है, एल्डिहाइड दिया हुआ है, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, कीटोन के अंदर। तो यहां पर अगर आप इन दोनों को चेक करते हो, दोनों को ऑब्जर्व करते हो, तो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या दिया हुआ है, एल्डिहाइड दिया हुआ है। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या दिया हुआ है, अल्कोहल दिया हुआ है। तो दोनों ही कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप चेक करते हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप क्या दिया हुआ है, डिफरेंट दिया हुआ है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो वो दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स आने वाले। तो कुछ यहाँ पर मैं अभी आपको कंपाउंड्स बता देता हूँ, कुछ फंक्शनल ग्रुप जो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, जो कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप है, कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप और उनके आइसोमर्स। तो यहां पर मैं अभी आपको बता देता हूं, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, सबसे पहला कौन सा, अल्कोहल एंड ईथर। ये दोनों एक दूसरे के क्या आने वाले हैं, फंक्शनल आइसोमर्स आएंगे। और इनका अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखता हूं तो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O। तो अल्कोहल एंड ईथर, ठीक, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 एंड O। तो जनरल फॉर्मूला ये आएगा, N क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जाएगा। तो अल्कोहल एंड ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स आ जाएंगे। इसी तरह से एल्डिहाइड
कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन अगर आपको दिए हुए वो भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स, या फिर और क्या आ जाएगा, साइक्लिक एल्कोहल। एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, या फिर साइक्लिक एल्कोहल, ये तीनों भी क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स आएंगे। और इनका जनरल फॉर्मूला CnH2nO, ये इनका जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, ओके। अब दूसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ हो और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो दूसरा आइसोमर आ सकता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, वो क्या आ जाएगा, एस्टर आ जाएगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। देखो यहां पर मैं केवल कॉमन बता रहा हूं जो कॉमन होते हैं, लेकिन आप चाहो तो फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर सकते हो। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का आइसोमर मैंने एस्टर लिया है, जरूरी नहीं है कि आप उसमें एस्टर ही लेकर के आओ। कार्बोक्सिलिक एसिड के आइसोमर्स में आप एल्डिहाइड भी ले सकते हो, एल्डिहाइड ले लो और उसके अंदर एक अल्कोहल भी ऐड कर दो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम रखना है, फंक्शनल ग्रुप आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अभी एग्जाम्पल्स लेंगे इनके तो तब और ज्यादा प्रॉपर आइडिया लग जाएगा हम लोगों को। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, जनरल फॉर्मूला CnH2nO2, ये क्या आ जाएगा, इनका जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, एस्टर्स के लिए। और दूसरा और जनरल क्या आ सकता है आपका, जो आइसो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होते हैं, एल्काइल नाइट्राइल यानी कि RCN, और एल्काइल आइसो नाइट्राइल, नाइट्राइल एंड एल्काइल आइसो नाइट्राइल, नाइट्राइल एंड आइसो, यानी कि अगर आप कॉमन वर्ड की बात करते हो तो वो क्या आता है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो बेसिकली यहां पर IUPAC में मैंने लिखा हुआ है नाइट्राइल एंड आइसो नाइट्राइल, तो क्या आ जाएगा, RCN, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, RCN, दूसरा RNC, ये दोनों क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। ओके, दूसरा क्या क्या ले सकते हैं जो ज्यादा कॉमन है, नाइट्रो। नाइट्रो ग्रुप अगर आपको दिया हुआ हो और नाइट्रिटो, नाइट्रो एंड नाइट्रिटो, ये दोनों भी क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आएंगे। अब देखो जैसे यहां पर साइनाइड और आइसोसाइनाइड आया, इसी तरह से अब नाइट्रो एंड ये आ जाएगा। अब देखो यहां पर नाइट्रो ग्रुप की अगर मैं बात कर रहा हूं तो जो एटम कनेक्टेड है वो कौन सा, नाइट्रोजन एटम कार्बन के साथ कनेक्टेड है। और अगर मैं नाइट्रिटो की बात करता हूं, नाइट्रिटो, नाइट्रिटो में क्या आ जाएगा, तो जो कार्बन के साथ ग्रुप अटैच्ड है वो कौन सा दिया हुआ है, ऑक्सीजन ग्रुप अटैच दिया हुआ है। ये नाइट्रो और ये क्या आ जाएगा, नाइट्रिटो। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आ जाएंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। अगर आपको अमाइंस दिए हुए हैं, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन, ये भी क्या होते हैं, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको सेम ही रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। तो यहां पर मैं जनरल एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे ये दिया हुआ है इथेनामाइन, 1 डिग्री अमाइन है। अमाइन की डिग्री और कार्बन की डिग्री दोनों ही हम डिफरेंट वे से कैलकुलेट करते हैं। कार्बन की डिग्री कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है कि कार्बन के साथ कितने एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं वो क्या आ जाएगा, कार्बन की डिग्री आ जाएगी। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, नाइट्रोजन की डिग्री भी डिसाइड कर सकते हो कि नाइट्रोजन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। अभी नाइट्रोजन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं,
कितने ग्रुप्स अटैच्ड है यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ? एक एल्काइल ग्रुप, एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो नाइट्रोजन की डिग्री क्या आ जाएगी? 1 डिग्री अमाइन आ जाएगा ये। और अगर मेरे को किसकी डिग्री चेक करनी है? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री में क्या करना है मेरे को? नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड करने हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 2 डिग्री अमाइन। जिस तरह से आप कार्बन की डिग्री की बात करते हो कि कार्बन के साथ कितने एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो वो क्या हो जाती है? कार्बन की डिग्री। कार्बन के साथ एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो 1 डिग्री कार्बन, 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है तो 2 डिग्री कार्बन, 3 एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है तो 3 डिग्री कार्बन। इसी तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 1 डिग्री, 1 एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री अमाइन, 2 एल्काइल ग्रुप 2 डिग्री अमाइन, 3 एल्काइल ग्रुप तो 3 डिग्री अमाइंस आ जाएगा। तो अगर आपको अमाइंस ही दिए हुए हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो ये दोनों भी क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये पार्ट दिया हुआ है, एक जो कॉमनली यूज होते हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक दूसरे से फंक्शनल आइसोमर्स को लेकर के, तो वो मैंने फंक्शन इंपॉर्टेंट आपको लिखा दिए जो जनरली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ जो पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन के किस टाइप के कंपाउंड्स आपके, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो सकते हैं। ओके, तो एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अभी हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़ लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर के। सबसे पहले चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो अब आपको क्या हो सकता है? आपको कोई भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा। जैसे अभी मैं यहाँ पर बोल दूं, आपको दे दिया C2H6O और बोल देगा हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल ऑफ दिस कंपाउंड, दिस मॉलिक्यूल, कि इस मॉलिक्यूल के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करने वाले हो? आपको क्या होना चाहिए? आपको उसके चेन आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, आपको उसके पोजिशनल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, आपको उसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी ड्रॉ करने हैं। तो जब आपको इस तरह से बोला जाए कि हाउ मेनी टोटल आइसोमर्स, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर आपको सभी आइसोमर्स काउंट करने हैं, चेन भी, पोजिशनल भी, फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, मेटामेरिज्म पढ़ेंगे वो भी, तो सारी चीजें हम लोगों को क्या करनी है? काउंट करनी है। तो ऐसी कंडीशन में जब कई बार आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ होता है, इस तरह से फॉर्मूला दिया हुआ होता है, तो फॉर्मूला दिया हुआ होने पर हमको एक आइडिया लगाना जरूरी होता है कि इस कम दिए हुए मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। जैसे अभी अगर मैं ये दे दूं, तो आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी इसके अंदर हो सकती है। उन सब चीज़ों का आइडिया होना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। भाई अगर आपको यही नहीं पता है कि इसके अंदर है क्या चीज, है क्या, इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं, क्या हो सकता है, जब तक आपको यही नहीं पता होगा तो आप आइसोमर्स नहीं बना सकते हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक मेथड आता है क्या, ये चेक करने के लिए कि कंपाउंड के अंदर कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, क्या क्या आप उसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो, कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं या फिर कितने रिंग प्रेजेंट हैं। तो उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा? एक यहाँ पर कंसेप्ट आता है, एक कंसेप्ट आता है, एक्स्ट्रा कंसेप्ट आइसोमरिज्म के अंदर ही कंसेप्ट है, जो कि उस कंसेप्ट का यूज़ आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए होता है। तो वो कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। क्या? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर DBE वैल्यू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर DBE वैल्यू। DBE का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू। DBE वैल्यू या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसका मतलब एक ही होता है। तो इसका जो यूज़ है, इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? हम ये चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। अनसैचुरेशन का मतलब होता है पाई बॉन्ड्स,
कि जो कंपाउंड दिया हुआ है उसके अंदर कितने पॉसिबल पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो इस कंसेप्ट का यूज़ हम उसके लिए ही करते हैं। हमको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि इसके अंदर इतने पाई बॉन्ड हो सकते हैं, तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें तो हमारे माइंड में एक कंडीशन हो कि हाँ भाई इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, इसके अंदर 1 पाई बॉन्ड हो सकता है, इसके अंदर एक रिंग हो सकता है। तो हमको पता तो चले ना कि हमको कैलकुलेट करना क्या है। तो उस चीज़ के लिए ही हम क्या स्टडी करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर डीबीई वैल्यू। अगर हमको यही नहीं पता होगा, हमको एक डायरेक्शन तो चाहिए ना क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो डीबी वैल्यू क्या देता है, एक डायरेक्शन देता है कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमको किस डायरेक्शन में जाना है। तो डिग्री ऑफ डीबी वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, डीबीई वैल्यू इज इक्वल टू NC माइनस H प्लस X डिवाइडेड बाय 2 प्लस N डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 1। ये क्या आ जाएगा, कोई भी कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ है उसकी डीबीई वैल्यू आ जाएगी। कोई भी कंपाउंड दिया हुआ हो उसकी डीबी वैल्यू। अब कौन सी चीज़ क्या है वो देख लेते हैं। NC, NC किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मॉलिक्यूल। किसको रिप्रेजेंट करता है, NC, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मॉलिक्यूल। जो कंपाउंड दिया हुआ है उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। H, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, के टोटल कितने हाइड्रोजन एटम्स दिए हुए हैं। X किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, के कंपाउंड के अंदर कितने हैलोजन एटम्स प्रेजेंट है। और N, N किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। कि जो कंपाउंड दिया हुआ है उस कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ही आपको कोई भी कंपाउंड दिया हुआ हो उस कंपाउंड को लेकर के आप ये सारी वैल्यूज उस कंपाउंड से इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि कंपाउंड के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो हम चेक कर लेते हैं। ओके, डीबीई वैल्यू, पॉसिबिलिटी। आपको डीबी वैल्यू दे दी, तो जब आपने उस फॉर्मूले को सॉल्व किया, उस फॉर्मूले को सॉल्व करने के बाद आपकी कुछ डीबी वैल्यू आई, तो अब डीबी वैल्यू आने से डीबी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और उसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं, या तो पाई बॉन्ड हो सकता है या फिर कंपाउंड के अंदर रिंग हो सकता है। तो किस तरह से हम इसको कंपेयर करने वाले हैं, जैसे अगर डीबी वैल्यू 1 आती है, 1 से पहले चलो और एक चीज़ और ले लेते हैं, 0 भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। अगर डीबी वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 पाई बॉन्ड्स और रिंग। 0 पाई बॉन्ड होंगे या फिर रिंग होगा, एक भी रिंग नहीं होगा। 0 पाई बॉन्ड्स और रिंग, कोई रिंग नहीं होगा उसके अंदर, कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। ठीक, तो पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, सैचुरेटेड कंपाउंड आ जाएगा, एक भी पाई बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होने वाला है। ओके, अगर डीबीई वैल्यू 1 आती है, ठीक, डीबी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 पाई बॉन्ड, या तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है,
ठीक, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ रहा है, तो इसका मतलब कंपाउंड के अंदर एक पाई बॉन्ड हो सकता है या फिर 1 रिंग हो सकता है, एक पाई बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकता है। अगर डीबी वैल्यू 2 आ गई तो क्या हो सकता है, 2 पाई बॉन्ड्स। 2 पाई बॉन्ड्स के अंदर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो सकते हैं, यानी कि एक डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, या फिर एक सीधा डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। 2 पाई बॉन्ड आपको लेकर के आने हैं। अब 2 पाई बॉन्ड में 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं या फिर एक ही ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। 2 पाई बॉन्ड्स और क्या आ जाएगा, 1 रिंग एंड 1 पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, 1 रिंग 1 पाई बॉन्ड हो सकता है। तो इस तरह से आप इसको करने वाले हो। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपको डीबी वैल्यू 4 दी हुई है, अगर डीबी वैल्यू 4 दी हुई है तो यहां पर मैक्सिमम चांस होते हैं, अगर डीबी वैल्यू 4 दी हुई है तो डीबी वैल्यू 4 होने पर मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपको क्या दिया हुआ हो, बेंजीन रिंग दिया हुआ हो। अगर डीबी वैल्यू 4 है तो आप पहले कोशिश क्या करोगे, आपकी सबसे पहली कोशिश यही होनी है कि जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है उस फॉर्मूले के अंदर उस फॉर्मूले का यूज करके पहले आप क्या बनाओ, एक बेंजीन रिंग बनाओगे। ठीक, 1 बेंजीन रिंग। तो डीबी वैल्यू 4 होने पर सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी यही होने वाली है कि उस हाइड्रोकार्बन से आप क्या बनाओ, बेंजीन बनाओ। हो सकता है कंपाउंड के अंदर डीबी वैल्यू 5 आ जाए, आपको कोई एक ऐसा कंपाउंड दिया हुआ हो जिसकी डीबी वैल्यू कितनी आ रही हो, 5 आ रही हो, लेकिन आप कोशिश क्या करोगे कि उस 5 में से जो 4 डीबी वैल्यू है उसको आप कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर, और जो एक डीबी वैल्यू बची हुई है उसके बारे में हम सोचेंगे कि हमको करना क्या है। तो अब इसको लेकर के, इसके एग्जांपल्स लेकर के देख लेते हैं कि जो हमने यहाँ पर ये लिखा है कि डीबी वैल्यू 1 होगी, ये होगा, 2 होगी तो ये होगा, उसको अप्लाई किस तरह से करना है वो पार्ट अब हम एक बार देख लेते हैं। तो इसकी हेल्प से ये जो दिया हुआ है, ये जो मैंने लिखाया हुआ है, इससे हमको हेल्प मिलती है क्या करने में, कंपाउंड की जो मॉलिक्यूल फॉर्मूला दिया हुआ है उस फॉर्मूले से कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में हमको हेल्प मिलती है। ठीक, तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, किस तरह से हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अभी जो मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सबसे पहले एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर कौन सा, DBE वैल्यू ऑफ C3H8। ठीक, DB वैल्यू ऑफ C3H8, H8 की DBE वैल्यू निकालनी है मेरे को। अब DB वैल्यू मैं निकालूंगा तो किस तरह से निकालूंगा, देखो मैंने आपको फॉर्मूला बोला था क्या, DB वैल्यू इज इक्वल टू NC माइनस H प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस N/2 प्लस 1। NC नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने दिए हुए, 3 माइनस H प्लस एक्स, एक्स हेलोजन है, हेलोजन है नहीं तो क्या आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, नाइट्रोजन नहीं है 0 प्लस 1। तो अब यहां पर अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो तो क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं, ये जो यहाँ पर एटम्स अटैच्ड हैं, सारे के सारे एटम्स सिंगल बॉन्डेडली अटैच्ड हैं। सारे एटम्स, सारे के सारे कार्बन एटम्स कैसे अटैच्ड होने वाले, एक सिंगल बॉन्ड के साथ ही अटैच्ड होने वाले हैं। उनके अंदर कोई भी पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि डीबी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो अब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं तो इसकी स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी, CH3 और ज़्यादा
उससे लिख देते हैं। ये दिया हुआ है तो सारे के सारे एटम्स को मैंने क्या कर दिया, सिंगल बॉन्डेडली अटैच्ड कर दिया इस तरह से। क्योंकि डीबी वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो इसका मतलब सारे के सारे एटम कैसे अटैच्ड है, सिंगल बॉन्डेडली अटैच्ड है। ठीक, तो ये मतलब हुआ इसका। तो यहां से अब आपको आइडिया मिल गया स्ट्रक्चर बनाने में कि हाँ भाई डीबी वैल्यू 0 है, तो किस तरह से मैं इसका अप्लाई, किस तरह से मैं इसको अप्लाई करने वाला हूं। डीबी वैल्यू 0 तो आपका एक भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होने वाला है। ओके, अब दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल अगर मैं लेता हूं तो पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C3H6। ठीक, ये दे दिया आपको। आपको क्या करना है, C3H6 के पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब देखो यहां पर पॉसिबल बोला है तो और स्ट्रक्चर बोल दिया, तो अब यहां पर आपको चेन भी कंसिडर करना है, पोजिशनल भी कंसिडर करना है, फंक्शनल भी कंसिडर करना है, क्योंकि सारे के सारे स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करना ही पड़ेगा और सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो अभी क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसकी मैं क्या करता हूं, डीबी वैल्यू को फाइंड करता हूं। तो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला, अब मैं फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन एटम 3 माइनस H डिवाइड बाई 2, 3 प्लस का 0, नाइट्रोजन एक भी नहीं है, प्लस का 1। तो डीबी वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 1। अब डीबी वैल्यू प्लस 1 आने का मतलब क्या हुआ कि जो कंपाउंड दिया हुआ है, ये जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, इस फॉर्मूले के अंदर क्या हो सकता है, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। अब या तो एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, एक रिंग भी प्रेजेंट हो सकता है। या तो एक पाई बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा, एक रिंग होगा। मैंने आपको डीबी वैल्यू के एप्लीकेशन उसमें बताया था, जो अभी टेबल बनाई थी, कि डीबी वैल्यू 1 आने का मतलब क्या हुआ, या तो एक पाई बॉन्ड हुआ या फिर क्या होगा, एक रिंग दिया हुआ होगा। तो डीबी वैल्यू 1। अब अगर मैं इसके आइसोमर्स, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो मैंने क्या बोला, या तो एक पाई बॉन्ड होगा, यहां पर मैंने क्या कर दिया, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में इधर लगाऊं या फिर इधर लगाऊं। पाई बॉन्ड किसके बीच हो सकता है, केवल कार्बन के बीच ही पॉसिबल है, हाइड्रोजन के बीच तो पाई बॉन्ड पॉसिबल है नहीं। तो या फिर एक रिंग बना सकता हूं मैं इस तरह से, यही तो पॉसिबिलिटी है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब बाकी में क्या लगा दो, हाइड्रोजन अटैच कर दो। ये आया। इसी तरह से 2 हाइड्रोजन यहां पर, तो और तो कोई पॉसिबिलिटी यहां पर आने वाली है नहीं। क्यों भाई, यही दो पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि डीबी वैल्यू 1 आ रही थी। तो आपको जब आप इस तरह से ड्रॉ करोगे, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को चेंज नहीं करना है आपको। तो हाइड्रोजन काउंट करो, 3 4 5 6 2 4 6 हाइड्रोजन सेम। तो कितने पॉसिबल आइसोमर आ गए, केवल 2 पॉसिबल आइसोमर्स आ गए। तो इस तरह से आपको इन सब चीज़ों की हेल्प लेनी होती है। ठीक, ओके। अब एक चीज़ और देखते हैं हम यहाँ पर, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो एक चीज़ और देखते हैं, यानी कि एक एग्जाम्पल और लेकर के देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से फ्रेम किया जा सकता है। Write total cyclic structural isomer
of C5H8 C5H8 के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको क्या करना है, ड्रॉ करने हैं। ठीक, C5H8 आपको दिया हुआ है और इसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। ठीक, तो अब आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो ड्रॉ करने हैं वो भी किसके करने हैं, केवल साइक्लिक के करने हैं। केवल आइसोमर्स आप दोनों ही ड्रॉ करा सकते हो, साइक्लिक भी ड्रॉ कर सकते हो और एसाइक्लिक भी ड्रॉ कर सकते हो। दोनों ही टाइप के आइसोमर्स आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपको कौन से ड्रॉ करने हैं, साइक्लिक ड्रॉ करने हैं केवल। तो क्या आ जाएगा आपका यहां पर, तो सबसे पहले डीबी वैल्यू, अगर मैं यहां पर डीबी वैल्यू फाइंड करता हूं तो डीबी वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम 5, हाइड्रोजन एटम जो दिए हुए थे 4 दिए हुए थे, सॉरी 8 हाइड्रोजन एटम दिए हुए थे, 8 डिवाइड बाई 2 4, नाइट्रोजन 0 प्लस 1, तो डीबी वैल्यू कितनी आ गई यहां पर 2 आ गई डीबी वैल्यू। ठीक, अब डीबी वैल्यू 2 आ गई, तो डीबी वैल्यू 2 आने पर अब इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड के अंदर 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं या फिर एक रिंग और एक पाई बॉन्ड हो सकता है। डीबी वैल्यू 1 हमेशा एक रिंग के लिए रिजर्व्ड होती है। अगर आपको एक डीबी वैल्यू बनानी है, कोई डीबी वैल्यू 1 दी हुई है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, 1 रिंग के लिए रिजर्व्ड कर सकते हो। किस तरह से, देखो सबसे पहले साइक्लिक बनाना है, तो साइक्लिक का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, ये दिया हुआ है तो एक रिंग हो सकता है या फिर एक पाई बॉन्ड हो सकता है, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, दोनों के दो, या फिर कंपाउंड के अंदर 2 रिंग हो सकते हैं। तो जैसे ये हुआ, एक रिंग ये हुआ, एक रिंग ये हुआ, तो कितने रिंग आ गए, 2 रिंग आ गए, तो इसके लिए डीबी वैल्यू क्या हो गई, पूरी जो वैल्यू पूछी हुई है वो वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई यहां पर। ठीक, अब दूसरा क्या कर सकता हूं मैं यहां पर, अभी तो मैंने जो रिंग बनाया है वो कौन सा बनाया, 5 मेंबर रिंग बनाया है, और मैं क्या कर सकता हूं इसके बाद, यहां पर एक मिथाइल ये आया, भाई आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो पूरे सेम ही रखने, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको चेंज नहीं करने, फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो एक तो ये आया और एक आपका यहां पर क्या बन गया, 2 आपने रिंग बना दिए, डीबी वैल्यू अभी भी सेम हो गई। अब आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चरल बोला हुआ है, तो स्ट्रक्चरल के लिए आपको क्या करना है, टोटल पोजिशनल, चेन, फंक्शनल सारे काउंट करने हैं। तो ये जो मिथाइल दिया हुआ है, इस मिथाइल की पोजीशन भी तो मैं चेंज कर सकता हूं, अभी तो इस कार्बन पर अटैच्ड है, मिथाइल को मैं यहां पर भी तो लेकर के आ सकता हूं, तो ये भी क्या हो गया, इसका पोजिशनल आइसोमर हो गया। ओके, तो 2 रिंग वाले जो कंपाउंड बनकर के आएंगे वो तो केवल यही पॉसिबल है, इससे ज्यादा तो और पॉसिबल है नहीं। डबल रिंग वाले कंपाउंड ये आ गए। अब मैं क्या करता हूं, अब पाई बॉन्ड को इंक्लूड करना स्टार्ट करता हूं, तो सबसे पहले 5 मेंबर, एक डीबी वैल्यू और एक ये आया, एक रिंग हो सकता है या फिर एक पाई बॉन्ड हो सकता है, तो 5 मेंबर रिंग आ गया। अब 4 मेंबर रिंग, आपको सारे काउंट करने हैं, आपको टोटल स्ट्रक्चर बोला है तो 5 मेंबर भी लोगे, 4 मेंबर भी लोगे, 3 मेंबर भी लोगे, सारे आपको लेने हैं। ठीक, तो ये आ गया। अभी 4 तो रिंग के अंदर आ गए कार्बन एटम, एक कार्बन एटम आपको और चाहिए मिथाइल, वो ये आ गया यहां पर। ओके, अब फिर से क्या कर सकते हो, मिथाइल की पोजीशन को चेंज कर सकते हो, अभी इस पाई बॉन्ड पर दिया हुआ है, यहां पर लेकर के आ जाओ, आप मिथाइल को इस कार्बन पर लगाओ या इस कार्बन पर लगाओ, से भी फर्क पड़ने वाला, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, अब एक पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है, अभी जो पाई बॉन्ड है वो रिंग के अंदर दिया हुआ है, पाई बॉन्ड को आप क्या कर सकते हो, रिंग के बाहर भी लेकर के आ सकते हो। अभी भी डीबी वैल्यू कितनी आ गई, 2 ही आ गई, 1 2। ठीक, 4 मेंबर वाला हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको 3 मेंबर लेकर के आना है।
अब पाई बॉन्ड की ज्यादा और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं यहाँ पर। अब 3 मेंबर हम काउंट करते हैं यहाँ पर, 3 मेंबर ये आ गया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इथाइल लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको सेम रखने हैं। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये आ गई, डीबी वैल्यू 1 रिंग 1 पाई बॉन्ड। फिर से मिथाइल की इथाइल की पोजीशन, ओके ये पार्ट आ गया यहां पर, ठीक। इथाइल की पोजीशन पहले यहां पर थी, अब इथाइल की पोजीशन यहां पर आ गई है। अब अभी तो क्या दिया हुआ है आपको, इथाइल दिया हुआ है। एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे यहां पर पाई बॉन्ड रिंग के अंदर था, पाई बॉन्ड को आप रिंग के बाहर भी लेकर के जा सकते हो। ये आ गया, पाई बॉन्ड को आप आगे भी शिफ्ट कर सकते हो इस तरह से। क्लियर। अभी तक क्या चालू था, केवल इथाइल ही चालू था। अभी अब आप और क्या ले सकते हो, यहां पर इथाइल को ब्रेक कर सकते हो, और इथाइल को ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर सकते हो आप, मिथाइल में। जैसे कि ये पार्ट आ गया, यहां पर ये इथाइल था, इथाइल को ब्रेक किया तो यहां पर मिथाइल और एक मिथाइल यहां पर। दूसरी पॉसिबिलिटी, एक मिथाइल यहां पर, एक मिथाइल यहां पर, ये भी एक आइसोमर हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, एक यहां पर, एक यहां पर, ये पार्ट आ गया। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी पाई बॉन्ड रिंग के अंदर है, पाई बॉन्ड रिंग के बाहर भी तो जा सकता है, ठीक। ये आ गया। अब अगर मैं जो एक मिथाइल बचा हुआ उसको यहां पर लगाता हूं तो मेरा सेम ये कंपाउंड रिपीट हो जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूं, उसको यहां पर लगा देता हूं, ठीक। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। अगर आप इसके, अभी तो मैंने यहां पर साइक्लिक आइसोमर बोला था, अगर आप यहां पर इसके एसाइक्लिक आइसोमर भी काउंट करोगे तो एसाइक्लिक आइसोमर क्या हो जाएंगे, और भी ज्यादा आ जाएंगे। तो बहुत सारे आइसोमर्स इस तरह से आप काउंट कर सकते हो। तो वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको कौन से आइसोमर्स फाइंड करने हैं, क्वेश्चन में हमेशा आपको दिया हुआ होगा, ठीक। तो ये कौन से आइसोमर्स आ गए, इसके साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आ गए। साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको फाइंड करने के लिए बोला था, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं अभी हम। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं, write all benzenoid isomers of C7H8O। क्या बोला है, ऑल बेंजीनॉइड आइसोमर्स बोला है कि सारे के सारे बेंजीनॉइड आइसोमर्स आपको लिखने हैं। बेंजीनॉइड का मतलब क्या हुआ कि उन कंपाउंड के अंदर जो भी आप आइसोमर्स लिखोगे उन सारे मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होना चाहिए। तो उसको क्या बोलने वाले हो आप, बेंजीनॉइड आइसोमर्स बोलने वाले हो, ठीक। तो फॉर्मूला ये दिया हुआ है। तो अगेन सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहां पर फिर से क्या, डीबी वैल्यू। डीबी वैल्यू, तो डीबी वैल्यू कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम 7, 8 डिवाइड बाय 2 4, प्लस का नाइट्रोजन 0 प्लस का 1, तो डीबी वैल्यू कितनी आ गई 4। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी डीबी वैल्यू 4 आए
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको बेंजीन रिंग ड्रॉ करना है। तो और वैसे भी यहाँ पर भी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ बेंजीनॉइड आइसोमर। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, एक बेंजीन बनाओगे, क्योंकि बेंजीनॉइड आइसोमर आपको बोल दिया, तो आपने क्या बनाया, एक बेंजीन बनाया। तो 6 कार्बन एटम तो हो गए आपके। अब आपको एक कार्बन एटम और अरेंज करना है, तो ये कार्बन एटम आपने यहां पर अरेंज किया। अब 5 हाइड्रोजन यूज हो चुके हैं, 3 हाइड्रोजन आपको और चाहिए। तो सबसे पहले जो आप आइसोमर बना सकते हो वो कौन सा बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो। ठीक, ये आ गया, ये आपने यहाँ पर क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया। अब हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि अल्कोहल का आइसोमर क्या होता है, अल्कोहल का आइसोमर ईथर होता है। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक ईथर भी बना सकते हो, एक ईथर आइसोमर भी ले सकते हो। ये आ गया ईथर आइसोमर्स। ठीक, तो अल्कोहल आइसोमर और ईथर आइसोमर ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स तो होते ही हैं, नो डाउट, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इस टाइप के एग्जांपल्स। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो यहाँ पर आपने अल्कोहल लिया हुआ है, OH ग्रुप लिया हुआ है, इस OH ग्रुप को आप बेंजीन रिंग के ऊपर भी तो शिफ्ट कर सकते हो। जैसे मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करने के लिए बताया था कि ग्रुप को क्या करा दो, हाइड्रोजन के साथ शिफ्ट करा दो। तो यहाँ पर OH को मैं शिफ्ट करा सकता हूँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3OH, ये आया। अभी कौन सी पोजीशन है, 1-2 पोजीशन, 1-3 पोजीशन, 1-3 पोजीशन भी मैं कर सकता हूं। ये आ गया, 1-4 पोजीशन भी मैं कर सकता हूं। तो इस टाइप से इसके जो बेंजीनॉइड आइसोमर्स आएंगे टोटल, वो बेंजीनॉइड आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, टोटल 5 बेंजीनॉइड आइसोमर्स आ जाएंगे। ठीक, इस तरह से यहां पर आपने काउंट किया, तो ये क्या हो गए आपके 5 बेंजीनॉइड आइसोमर्स हो गए। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछा जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता देता हूं कि जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरो डेरिवेटिव, आपको कोई भी एक कंपाउंड दे दिया जाएगा, कंपाउंड दिया हुआ होगा और बोलेगा हाउ मैनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आइसोमर्स आर पॉसिबल ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। यानी कि आपको क्या करना है, कंपाउंड के अंदर ग्रुप को, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है, किससे, क्लोरीन से रिप्लेस कर देना है। और क्लोरीन से रिप्लेस करने के बाद, क्लोरीन से हटाने के बाद, हाइड्रोजन को जब आप क्लोरीन से रिप्लेस कर दोगे तो आपको चेक करना है कि आप कितने आइसोमर्स बना सकते हो। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम यहां पर देखते हैं, एग्जांपल लेकर के देखते हैं। हाउ मैनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव isomers are possible of monochlori, how many monochloro derivative isomers are possible of propane। यहां पर मैं आपको मेंशन कर देता हूं क्या, ओनली स्ट्रक्चरल, आपको कौन से लेने, केवल स्ट्रक्चरल ही लेने हैं। तो आपको क्या दिया हुआ है, प्रोपेन दिया हुआ है। तो प्रोपेन को क्या करोगे, आप रिएक्शन कराओगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ, सनलाइट की प्रेजेंस में। इस तरह से भी आपको दिया हुआ हो सकता है या फिर डायरेक्ट ऐसा लिखा हुआ भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है यहाँ पर, वो क्या करना है, ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन्स दिए हुए हैं, इन हाइड्रोजन्स को 1 बाय 1 आप क्या करोगे, रिप्लेस करना स्टार्ट करोगे।
यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह आप क्लोरीन को अटैच करोगे, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन को अटैच करोगे, तो इस टाइप से हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करने पर जितने आइसोमर्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल डेरिवेटिव आ जाएंगे। यानी कि कितने आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ। मोनोक्लोरो बोला है तो आपको केवल एक ही क्लोरीन एट ए टाइम रिप्लेस करना है। ये आ गया यहाँ पर, इस वाले कार्बन से आपने रिप्लेस किया। अब आप क्या कर सकते हो, इस वाले कार्बन से भी रिप्लेस कर सकते हो। ये आ गया। तो अब अगर आप फिर से इस वाले कार्बन से रिप्लेस करते हो तो सेम यही मॉलिक्यूल बनकर के आ जाएगा। तो कितने डिफरेंट मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कंपाउंड पॉसिबल हैं, केवल दो, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। तो कितने आइसोमर्स आ जाएंगे आपके पास, केवल 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आएंगे। तो आपको बोला गया है क्या, केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के लिए। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि कंडीशन क्या है, यहां पर स्टीरियो का यूज नहीं किया हुआ है। जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके अंदर हो सकता है कि स्टीरियो आइसोमर्स को भी पूछ ले, इसीलिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है क्या, कि आपको कौन से बताने हैं, केवल स्ट्रक्चरल ही बताने हैं। ठीक, आपसे स्टीरियो भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको कौन से बताने, केवल स्ट्रक्चरल बताने। एग्जांपल ले लेते हैं कि स्ट्रक्चर के किस तरह से आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पर तो 2 ही आ रहे हैं, और डिफरेंट क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या, स्ट्रक्चरल मोनोक्लोरो आइसोमर्स ऑफ क्या दिया हुआ है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन विल बी। ठीक, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के आपको क्या निकालने, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यानी कि कंपाउंड के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको फाइंड करने हैं। तो किस तरह से करेंगे, देखो सबसे पहले आप क्या करो, यहां पर ये कंपाउंड लो। अब देखो, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो आपको क्या चेक करना है, डिफरेंट ये चेक करना है कि कितने डिफरेंट डिग्री वाले हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, जिनको आप रिप्लेस करो तो आपके क्या बन जाए, अलग अलग कंपाउंड बन करके आए। तो सबसे पहले क्या कर सकते हो, ये जो हाइड्रोजन दिया हुआ है CH3 वाला, इस हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर सकते हो। अगर आप यहाँ से रिप्लेस करते हो तो क्या बना, एक आइसोमर आपका ये बना। ठीक, आपने पहले कहाँ से रिप्लेस किया, यहाँ से रिप्लेस किया। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सभी हाइड्रोजनों को रिप्लेस करके चेक करना है। ये रिप्लेस किया, अब उसके बाद इस वाले कार्बन को भी, तो यहाँ पर भी तो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आप इस वाले हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हो। ये फॉर्म हुआ। ओके, अब एक चीज देखो, अगर मैं यहां से एक हाइपोथेटिकल लाइन बनाऊं, हाइपोथेटिकल में लाइन बना रहा हूं, तो इस लाइन के राइट साइड वाला पार्ट और इस लाइन के लेफ्ट साइड वाला पार्ट, दोनों ही पार्ट क्या आ गए, सेम आ गए। यानी कि अगर मैं क्लोरीन को यहां पर लगाऊं या फिर मैं क्लोरीन को यहां पर लगाऊं, सेम ही बात है। क्यों, क्योंकि दोनों ही पार्ट कैसे आ रहे हैं, एकदम आइडेंटिकल आ रहे हैं। 2 पार्ट आपने लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ करने के बाद लेफ्ट वाला पार्ट, राइट वाला पार्ट, दोनों ही पार्ट कैसे आ गए, सेम आ गए। तो आप राइट साइड में लगाओ या फिर आप लेफ्ट साइड में लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों ही पार्ट क्या आ रहे हैं, आइडेंटिकल। अगर
इस तरह से कोई भी कंपाउंड आपको दिया हुआ हो XYZ और आपसे स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा जा रहा है, तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करो, उस लाइन के बोथ साइड में जो पोजीशन आएगी आइडेंटिकल पोजीशन, जैसे ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, तो ये वाली सारी दोनों पोजीशन क्या हो जाएंगी? आइडेंटिकल। ये वाली पोजीशन इसके आइडेंटिकल, ये वाली पोजीशन इसके आइडेंटिकल हो जाएगी। तो अब मैं यहां पर ड्रॉ करूं, यहां पर क्लोरीन अटैच करूं या फिर यहां पर क्लोरीन अटैच करूं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आया, उसके बाद यहां पर अटैच कर सकता हूं। चलो मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पर अटैच किया, यहां पर अटैच करने से क्या होगा। देखो अभी भी मिथाइल और क्लोरीन 1-2 पोजीशन, यहां पर भी 1-2 पोजीशन, पोजीशन तो चेंज ही नहीं हुई, सारी चीजें सेम है। तो इसलिए आप इस साइड ड्रॉ करो, इस साइड लिखो या फिर आप इस साइड लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, यहां पर हुआ, आप यहां पर भी लेकर के आ सकते हो। ये हुआ, और फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, ये जो क्लोरीन दिया हुआ है आप इसको इस पोजीशन पर भी लेकर के आ सकते हो। ओके, ये पार्ट आ जाएगा आपका इस तरह से। तो टोटल कितने आइसोमर्स आ गए? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करूं, 1 2 3 4 एंड 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आ जाएंगे अगर आप मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लेते हो। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात हो रही है, टोटल आइसोमर्स की बात नहीं हो रही है, क्योंकि टोटल आइसोमर्स के अंदर स्टीरियो आइसोमर्स भी आ सकते हैं। तो इसलिए यहां पर हमने मेंशन किया हुआ है कौन सा? केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सॉरी, ओके। और पॉसिबिलिटी क्या है, और डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आपको किस तरह से मिल सकता है? ओके, ये आपको दिया हुआ है क्या? नेफ्थलीन। ठीक, आपको दिया हुआ है नेफ्थलीन। आप क्या करा रहे हो यहां पर? इसका मोनोक्लोरिनेशन, मोनोक्लोरिनेशन आपने कराया, और क्या पूछा है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक, मोनोक्लोरिनेशन कराया है, और क्या पूछा? टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप मोनोक्लोरिनेशन कराओगे तो मोनोक्लोरिनेशन पर आपको क्या करना है? आपको ध्यान रखना है किसका? सिमेट्रिसिटी का। आप क्या करोगे? मॉलिक्यूल को कट करने की कोशिश करोगे, कैसे? इक्वल पार्ट में। अब देखो यहां पर पाई बॉन्ड का ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है, पाई बॉन्ड के ओरिएंटेशन से हमको मतलब नहीं है। जैसे यहां पर ये दिया हुआ है, तो देखो यहां पर एक भी हाइड्रोजन परसेंट नहीं है, यहां पर हाइड्रोजन परसेंट नहीं है, तो चलो मैं रिंग ही बना लेता हूं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके, अब अगर मैं इस तरह से हॉरिजॉन्टली कट करता हूं इसको, तो हॉरिजॉन्टली कट करने पर क्या मिलने वाला है? जैसे मैंने इसको हॉरिजॉन्टली कट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट और इस लाइन के नीचे वाला पार्ट दोनों ही क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए। आप यहां पर क्लोरीन लगाओ, आप यहां पर क्लोरीन लगाओ, या फिर सॉरी आप यहां पर क्लोरीन अटैच करो या फिर यहां पर क्लोरीन अटैच करो, सेम ही बात। यहां पर क्लोरीन अटैच करो या फिर यहां पर क्लोरीन अटैच करो, सेम ही बात आने वाली है। ठीक, एक तो आपने हॉरिजॉन्टल इस तरह से कट किया, दूसरा आप क्या कर सकते हो? इस तरह से भी तो कट कर सकते हो, इस तरह से भी सिमेट्रिसिटी आ गई। यानी कि अब जो डिफरेंट पोजीशन आपको मिलकर के आई, वो कौन सी पोजीशन मिलकर के आई? एक तो ये वाली पोजीशन और एक ये वाली पोजीशन। आप यहां पर क्लोरीन अटैच करो या फिर यहां पर, सेम ही फर्क पड़ने वाला है। यहां पर अटैच करो या फिर यहां पर अटैच करो, सेम ही मॉलिक्यूल आने वाला है। यहां पर लगाओ या फिर यहां पर लगाओ या फिर यहां पर। तो जो आइसोमर्स आएंगे, कितने आइसोमर्स आएंगे? केवल 2 आइसोमर्स आने वाले हैं।
एक ये आ जाएगा, और एक आइसोमर आपका ये आ जाएगा। तो केवल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप ड्रॉ कर सकते हो? केवल 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, चलो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे अभी आपने क्या लिया, ये लिया हुआ है, कोई एक कंपाउंड आपने ये ले लिया। अब फिर से आपने क्या कराया, मोनो क्लोरीनेशन, और क्या पूछा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसका मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हो, और क्या पूछा जा रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछा जा रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, फिर से सेम वही कंसेप्ट हमको चेंज नहीं करना है। तो रिएक्शन किस तरह से होती है वो हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। जब रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट आएगा तब हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बस अभी हमको क्या करना है, जहां जहां पर हाइड्रोजन दिया हुआ है, अलग अलग हाइड्रोजन, उन सभी जगह से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगाना है, और हमको चेक करना है कि जो कंपाउंड फॉर्म होकर के आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है या फिर सेम आ रहा है। ओके, तो इस साइड से स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये भी मिथाइल दिया हुआ है आपको, इस तरह से ले लेते हैं नेक्स्ट में। ओके, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्लोरीन को अटैच करूं मैं या फिर यहाँ पर क्लोरीन को अटैच करूं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों के दोनों मिथाइल है और एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो ड्रॉ करके बता देता हूं किस तरह से। ये आपने यहां पर ड्रॉ किया, और यहां पर आपने ड्रॉ किया, सेम ही तो चीज आ रही है। तो ये दोनों मिथाइल क्या हो गए, आइडेंटिकल आ गए। अब उसके बाद क्या कर सकते हो, यहां पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, क्लोरीन को क्या कर दो, यहां पर रिप्लेस करा दो हाइड्रोजन को यहां से, ये फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप, नेक्स्ट वाले कार्बन पर हाइड्रोजन होगा, यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, ये फॉर्म हो गया। नेक्स्ट वाले कार्बन पर भी हाइड्रोजन होगा, तो यहां से रिप्लेस कर दो। तो क्या आ जाएंगे आपके यहां पर, अगर आप टोटल आइसोमर्स फाइंड करते हो तो टोटल स्ट्रक्चरल जो आइसोमर्स आएंगे वो 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आ जाएंगे। और आपको क्या चेक करना है, आपको बस ये चेक करना है कि जहां पर डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजनों को रिप्लेस करके आपको क्या अटैच कर देना है, क्लोरीन अटैच कर देना है। और फिर बस आपको ये चेक करना है कि जो मॉलिक्यूल बन करके आ रहा है वो सेम आ रहा है या फिर आपका डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों में, यहाँ से और यहाँ से हमने इन दोनों को रिप्लेस किया तो सेम मॉलिक्यूल आया, तो इसको आप दोबारा काउंट नहीं करने वाले हो। क्या आ जाएगा, केवल एक यही आइसोमर्स आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने आ गए आपके, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 4 आ जाएंगे। तो आगे जब हम और टोटल पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, वो पॉसिबिलिटी कब आएगी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बाद। जब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर्स चेंज हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछा हुआ है या फिर आपसे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछा है। जब आपसे टोटल बोल देगा तो तब आपको क्या करना है, स्टीरियो भी इंक्लूड करना है। और अगर केवल स्ट्रक्चरल बोला हुआ है तो स्ट्रक्चरल के अंदर आपकी सारी चीजें आ जाएंगी, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, सारी चीजें आ जाएंगी उसके अंदर आपकी। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। Write total structural monochloro
डेरिवेटिव्स ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स। आपको क्या करना है, जैसे अभी हमने एग्जांपल्स किए थे उसी कंसेप्ट पर आपको यहाँ पर करना है। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव यानी कि एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर क्लोरीन अटैच करते जाना है। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम ये, ये तीनों बेंजीन रिंग ही दिए हुए हैं। ओके तो ये कंपाउंड्स हैं जिनका आपको मोनोक्लोरो डेरिवेटिव लिखने हैं। तो ये जो अपना अभी तक का पार्ट था, ये पार्ट था कौन सा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तक आपका जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ तक के इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपके चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल और फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तीनों के क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर। तो अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो कौन सा पार्ट स्टडी करेंगे, मेटामेरिज्म वाला पार्ट स्टडी करेंगे। मेटामेरिज्म के अंदर इन तीनों में से सारे पार्ट का इन्वॉल्वमेंट आ सकता है, और जो मेटामेरिज्म है वो इन तीनों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो मेटामेरिज्म हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।